तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बीमा क्या होता है। बताइए, कुछ आइडिया जो भी लगे आपको। बचत, ठीक। और क्या? जो जो दिमाग में आता हो वही बताइए। बचत तो होता है, ठीक है, और क्या? नहीं, बीमा ही क्यों लोग करवाते हैं? देखिए, बचत के लिए क्या कर सकते हैं आप? बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, है ना, या घर में भी पैसा जमा कर सकते हैं। ओके, देखिए, एक जो मुख्य चीज होती है, बचत और बीमे में अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ये उम्मीद कर रहा है कि मुझे 10 वर्षों तक या मुझे 10 साल बाद अपने पास 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या करेगा वो? हर साल वो 10-10 हज़ार रुपये जमा करता है 10 वर्षों तक, और उसके पास अंत में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। ठीक बात? ठीक। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि उसके पास, या उसको 10 वर्षों तक जिंदा रहना चाहिए उसको। अगर नहीं रहा जिंदा तो क्या होगा? ये काम नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं वो 2 वर्षों तक जिंदा रहता है, तो क्या होगा? 2 साल का 20,000 रुपये जमा हुआ, वही उसको मिल जाएगा। बीमे में क्या होता है कि अगर उसने ये सोचा कि मुझे 10 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपए चाहिए है, और उसने 1 लाख का बीमा करा लिया, ठीक, जिसकी किस्त, उसको क्या कहते हैं, जो हर वर्ष किस्त जमा की जाती है किसी बीमे के पीछे, जो हर साल या 6 महीने में, या जो भी तय समय है, उसमें जब किस्त जो जमा की जाएगी उसको कहते हैं हम प्रीमियम। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा बीमा धन। क्या कहलाएगा? बीमा धन। इंग्लिश में कहेंगे तो सम एश्योर्ड, कितने का बीमा है। अब क्या होगा कि सपोज उसने 2 साल तक पैसा जमा किया, ठीक है, और तीसरे साल वो मर गया, तो उसके परिवार को क्या मिलेगा? नहीं, यहां पर क्या मिलेगा? चूंकि उसने बीमा करा के रखा हुआ था, तो उसके परिवार को पूरा बीमा धन मिलेगा, जो कि होगा 1 लाख रुपए, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृत्यु दावा, या इंग्लिश में कहेंगे तो डेथ क्लेम। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति का बीमा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को डेथ क्लेम मिलेगा, जो कहलाएगा, जो कितना होगा? बीमा धन के बराबर होगा। और अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो क्या करेगा? वो लगातार 10 वर्षों तक जमा करता रहेगा। ठीक, तो उसको जो भी बीमा धन और उसके साथ जो ब्याज या बोनस वगैरह मिलना है वो मिल जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? परिपक्वता दावा, या इंग्लिश में कहेंगे मैच्योरिटी क्लेम। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो अब आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बचत वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो ये एक्चुअली बंद की नहीं। उस केस में क्या होना चाहिए कि उसको उन 10 वर्षों तक जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, और अगर वो नहीं रहता है तो उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, बीमे का इंपॉर्टेंस आपको यहीं पर समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति क्या प्लानिंग बनाता है कि मैं आने वाले 20 सालों में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन उसके साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है। क्या रिस्क जुड़ा हुआ है? यस, किसी भी जीवन के साथ एक जो सबसे बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है वो है मृत्यु या डेथ। उसकी सारी चीजें सही है, कब? जबकि वो जिंदा रहे। अगर धोखे से उसकी डेथ होती है तो क्या होगा कि उसका जो भी प्लानिंग है वो पूरा फेल हो जाएगा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके परिवार वाले जो कि उस पर आश्रित हैं, हर परिवार में वो एक कमाने वाला सदस्य होता है, अगर वो नहीं रहता है तो उस केस में क्या होगा कि उनके सारे की अर्थव्यवस्था पूरी पटरी से उतर जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन के लिए मृत्यु सबसे बड़ा जोखिम है। अब उससे लड़ेंगे कैसे? क्या आप मृत्यु को टाल सकती हैं? नहीं टाल सकते, है ना। उसको कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं मरूंगा ही नहीं, किसी ना किसी दिन उसको मरना है।
ये अलग बात है कि कोई हो सकता है 70 साल में मरे, कोई 80 साल में मरे, या कोई हो सकता है 30 साल में मर जाए। तो आप क्या करेंगी, जैसे कि आप इसको समझिए कि जब भी कभी बरसात होती है तो आप क्या इस्तेमाल करती हैं, छाता इस्तेमाल करती हैं, रेन कोट इस्तेमाल करती हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ताकि हम भीगे नहीं, हम बरसात बंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु को टाला तो नहीं जा सकता है, तो सिर्फ क्या किया जा सकता है, उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं या जो दिक्कतें हैं उसके लिए एक छाता तैयार कर सकते हैं। वो छाता क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। ठीक, आपको जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं कि बीमा किसी व्यक्ति की मृत्यु को टालता है, रोकता है ना, और या बीमा किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की स्थिति में उससे उत्पन्न हुए आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करता है। तो ये विकल्प सही होगा। आर्थिक दुष्प्रभाव क्या होंगे, उस पर निर्भर सारे व्यक्ति, उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी। अभी देखिए कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वो नहीं है तो उसका एक खालीपन, लेकिन चूंकि जो मर गया सो मर गया, उसको तो आप जिंदा नहीं कर सकते। दूसरा है कि वो उसकी वजह से घर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी वो पूरी गड़बड़ाती है, तो हम उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए बीमा काम कैसे करता है, या पुराने जमाने में सोचते हैं कि क्या होता रहा होगा। तो पहले ऐसा मान सकते हैं अपन कि एक ज़माने में जो ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रेन, रेल, है ना, या आपका फ्लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोग समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे और व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश जाना आना ऐसा कुछ कुछ रहता था। और उसके बाद हो सकता था कि लौटते समय या जाते समय समुद्री तूफान आ गया या डाकू वाकू आ गए, तो उससे क्या होता था कि उनकी पूरी संपत्ति जो है वो या तो डूब गई या लूट ली गई, और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो शायद ऐसा लगता है कि किसी ज़माने में कुछ व्यापारियों ने या कुछ मिलके एक तय किया कि क्यों ना एक हम कॉमन फंड बनाएं, जिसमें कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पैसा दे रहा है, या हो सकता है उस समय एक निश्चित रकम देता रहो। जैसे कि हम 10 लोग मिल गए और हमने कहा कि आप 10,000 दीजिए, आप 10,000 सब देंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत पैदा होती है या आपके सामने कोई आपके परिवार को कोई दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, इस फंड से आपके परिवार को हम पैसा दे देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि सारे लोगों ने एक फंड क्रिएट किया, और उसके बाद जिस व्यक्ति की स्थिति गड़बड़ाई या जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके परिवार को इसी फंड से पैसा दे दिया गया। ठीक, तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बीमा करने का, काम करने का। कैसे, ये सारे ही लोग अपने अपने हिसाब से पैसा देते हैं, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और बीमा कंपनी उस फंड को मैनेज करती है, और जिस व्यक्ति के ऊपर आपदा आती है या उसकी मृत्यु होती है, उसके परिवार को बीमा कंपनी एक तरह से आर्थिक सहायता या मृत्यु दावा देती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जो वर्तमान जो बीमा है, इसका शुरुआत कहाँ हुआ, लंदन के लॉयड्स कैफे में। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो आधुनिक बीमा की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई, लंदन के लॉयड्स कैफे में। ठीक, अभी देखिए जब आप किसी आँख के अस्पताल में जाती हैं तो वहाँ जो आपको पेशेंट्स मिलते हैं या जो रोगी बैठते होते हैं, वो कौन से रोगी होते हैं, आँख वाले ही होते हैं, है ना। अगर हार्ट के अस्पताल में जाएंगी तो वहाँ कैसे रोगी मिलेंगे, हार्ट वाले मिलेंगे। आँख वाले में हार्ट नहीं वाला नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक, सबका दर्द एक ही है वहाँ पर, सबका दर्द कैसा वाला है, आँख का है या दिल का है। ठीक, अब क्या होगा कि ऐसे ही अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवन बीमा। दो तरह का बीमा होता है, एक जीवन बीमा, एक साधारण बीमा। एक्चुअली तीसरे तरह का भी है, स्वास्थ्य बीमा, लेकिन अभी हम फिलहाल इन दो की बात कर रहे हैं। जीवन बीमा मतलब क्या, जीवित व्यक्तियों का। साधारण बीमा मतलब जैसे कि गाड़ी वाड़ी, सामान वामान, वो सब का। तो जीवन बीमा जिसका जो करा रहे हैं जो भी लोग, उनका दर्द कौन सा है, ये कहीं मर ना जाए, है ना।
जिंदा है तो उसका दर्द क्या है, मरने का। मरा तो गड़बड़ हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो चलेगा, है ना। हाथ फ्रैक्चर हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, 10-20-50 दिन घर में रह लिए, ठीक हो गए, काम पे आ गए, लेकिन मरना नहीं चाहिए। मरने से पूरी व्यवस्था गड़बड़ाती है। तो क्या होगा देखिए आप, ये सारे ही लोग, अगर अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये बीमा कंपनी है। बीमा कंपनी क्या बोलते हैं, बीमा करता। क्या बोलते हैं, बीमा करता, है ना। एजेंट को क्या बोलते हैं, अभिकर्ता। ठीक, बीमा करता मतलब वो सारी कंपनियां जो बीमा करने का काम करती हैं, जैसे कि LIC भी एक बीमा करता ही है ना। ऐसी और भी कंपनियां हैं। जब आप परीक्षा देंगे तो वहां पर कभी भी कोई कंपनी का नाम लिख के नहीं आएगा, हमेशा बीमा करता लिख के आएगा। ठीक है, तो याद रखिए, बीमा करता मतलब बीमा करने का काम करने वाली कंपनी। अभी क्या हो गया, बीमा करता है एक, इसके पास जो भी लोग बीमा करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, जीवन बीमा करा रहे हैं। जीवन बीमा में सबका जोखिम एक ही है। क्या जोखिम है, मृत्यु वाला जोखिम। ठीक, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए ये सब ने अपना जोखिम यहां पर कैसे दिया, देखिए उसको कहा कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार को जो दिक्कत हो सकती है उसको आप दूर करिएगा, यही कहा ना। तो अभी क्या हो गया कि सब लोगों ने अपना अपना जोखिम किसको दे दिया, बीमाकर्ता को दे दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, जोखिम का एक तालाब बन गया, कह सकते हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा एक जगह पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी का तालाब बन जाएगा, है ना, या स्विमिंग पूल बन जाएगा। पूल मतलब तालाब। ठीक, ऐसे ही कि जोखिम का तालाब बन गया। तो देखिए एक लाइन आपको पढ़ने में आएगी, जोखिम पूलिंग के जरिए जोखिम ट्रांसफर को बीमा कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सबने अपना अपना जोखिम बीमाकर्ता को दे दिया कि भाई मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार को आप आर्थिक मदद करिएगा। तो जोखिम वहां क्या बन गया, जोखिम का तालाब बन गया। इस तरीके से सबने अपना जोखिम वहां ट्रांसफर कर दिया और यही बीमा है। ठीक, समान जोखिम होना जरूरी है। इस व्यक्ति को भी ये लगता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसको भी यही लगता है। इसको ये नहीं लगता कि अगर मेरी गाड़ी चोरी चली जाएगी तो क्या होगा। अगर उसको ये लग रहा होता तो वो कहां जाता, वो यहां जाता। जीवन बीमा करा रहा है मतलब समान जोखिम। ठीक, अभी एक चीज और मैंने आपको समझाया था कि 10-10 हजार रुपए सारे व्यक्ति मान लीजिए दे रहे हैं, मान लिया, है ना। यहां पर कितने हैं, 3, 6, 2, 8 लोग हैं। बीमा कंपनी को कितना मिल गया, 80,000 रुपये मिल गया। ठीक, अभी सबका बीमा मान लेते हैं 50-50 हजार का है। अब आप देखिए कि अगर सारे के सारे लोग मर जाएंगे, 8 लोग मर गए, तो बीमा कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 4 लाख रुपए हर व्यक्ति को देना पड़ेगा ना, 50-50 हजार रुपए, है ना। तो बीमा कंपनी सबको कितना कितना देगी, 50-50 हजार रुपए। कहां से देगी, मिल 80,000 रुपए रहा, 4 लाख कैसे दे सकती, नहीं दे सकती है। ठीक, इसीलिए इसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुसंख्यकता। बीमा कंपनी के पास जब तक बहुत सारे लोग नहीं होंगे उसको काम करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। अरे बात समझ में, मान लीजिए 1,000 लोग हैं जो कि 10-10 हजार रुपये दे रहे हैं और 2 लोग मर गए जिनको 50-50 हजार रुपये देना है। तो जितना आया वो बहुत ज़्यादा है जितना देने से, तो काम बन जाएगा। और मालूम पड़ा कि मिला 10,000 रुपये और देना 1 लाख रुपए है, तो संभव नहीं है। ठीक, तो आपको देखिए कि पढ़ने में एक आएगा कि कुछ लोगों के जोखिम को कई लोगों के द्वारा बांटा जाना, ये सही विकल्प है। गलत विकल्प क्या होगा, कई लोगों के जोखिम को कुछ लोगों के द्वारा बांटा जाना। अरे बात समझ में, 10 लोग बीमा कराए, 8 मर गए, 2 लोग बच गए, तो 2 लोग 8 लोग का जोखिम कैसे उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोगों का, 2 लोग का जोखिम 8 लोग उठा सकते हैं। अंतर समझ में आया दोनों का। ठीक, अभी देखिए
ये पुलिंग का मैंने जो बोला आपको ना, समान जोखिम व समान संपत्ति वाले लोगों को एकत्र करना है, ठीक है। अब हम आते हैं, एक होता है, आप बताइए क्या सबको बीमा की आवश्यकता है क्या? हर व्यक्ति को है? या कुछ लोगों को शायद नहीं होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, उसके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं और वो सब चल रहा है अपने आप, है ना, इधर मैनेजर उधर मैनेजर, सब है, रेगुलर आय उस परिवार को हो रही है। अगर एक व्यक्ति उसमें से नहीं रहा तो क्या बाकी लोग को ये दिक्कत आएगी कि दाल रोटी का जुगाड़ कैसे करें? नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है। तो अब ये मान लें हम कि कुछ लोगों ने क्या किया कि वो जो एक मरने की वजह से परिवार को जो होने वाली दिक्कतें थीं, उसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार का पालन पोषण जो है वो इस आने वाली इनकम से हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वयं बीमा या जोखिम प्रतिधारण, ठीक है। उसने बीमा के लिए वो किसी के पास नहीं गया कराने के लिए, उसने एक पूरी व्यवस्था बना ली जिससे कि उसका जो बीमे का उद्देश्य जो होता है कि मैं न रहूं तो मेरे बाद मेरे परिवार को इनकम हो जाए या पैसा मिले, उसके लिए उसने एक व्यवस्था बना रखी है ना। इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से उसने जोखिम स्वयं अपना बीमा कर लिया और जोखिम को खुद ही वहन किया, किसी के पास वो नहीं गया, ठीक है। लेकिन जब बीमा की हम बात करते हैं तो बीमा में क्या होता है? अभी देखिए, या अभी उसको हम बीमा धारक नहीं कहते, अभी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको ये डर है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो वो बीमाकर्ता के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे ऐसा टेंशन है। तो बीमाकर्ता ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप बीमा करा लीजिए और अगर आपके परिवार को कुछ हो जाएगा तो हम, मतलब सॉरी, आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को हम डेथ क्लेम या मृत्यु दावा दे देंगे, और नहीं होता है तो आपको परिपक्वता दावा मिल जाएगा, ठीक। ये क्या किया देखिए, इसने अपना हेडेक कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, वो किसको दे दिया? बीमाकर्ता को दे दिया। इसको हम कहते हैं जोखिम हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ठीक। जोखिम हस्तांतरण बीमा है, जोखिम प्रतिधारण मतलब स्वयं बीमा। आपको कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि बीमा जोखिम का हस्तांतरण है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप देखिए, मान लीजिए अभी हमने बात की थी ना साधारण और जीवन बीमा की। चलिए, मैंने बताया आपको जीवन बीमा में जीवित व्यक्तियों का या जो जीवित चीजें उनका बीमा होगा, तो उसमें समझ लीजिए इंसानी हो गए, और साधारण मतलब गाड़ी वाड़ी ये सब का बीमा। अभी देखिए, मान लीजिए किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, छोटा सा एक्सीडेंट था, सिर्फ हेडलाइट या कुछ ऐसा टूटा, तो बीमा कंपनी कहेगी उस व्यक्ति से कि सर आप एक काम करिए, आप ले जाइए शोरूम, उनसे एक कोटेशन बनवा लीजिए कि कितना खर्चा आने वाला है और वो आप हमको दे दीजिए, तो हम उतना पेमेंट आपको कर देंगे। मान लिया 400 रुपये का हेडलाइट बन गया उसका, ठीक। 1-2 साल बाद फिर से क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, है ना, कुछ चीज़ें और टूट टाट गई। अब वो फिर से वो गया बीमा कंपनी के पास, उसने कहा फिर से बनवा के ले आइए, मालूम पड़ा 5000 रुपये लगा और बीमा कंपनी ने 5000 दे दिया। तीसरी बार गाड़ी ही चोरी चली गई, ठीक। तो बीमा कंपनी ने कहा कि भाई आपकी गाड़ी की वैल्यू हमारे हिसाब से लगभग 20,000 रुपये थी, तो इतना हम आपको दे देंगे। आप देख रही हैं 400 रुपये की क्षति होती है तो 400 रुपये मिलता है, 5000 की क्षति होती है तो 5000 मिलता है, और 20,000 की क्षति होती है तो 20,000 मिलता है। मतलब क्या होता है, जितने की क्षति होती है उतने की पूर्ति हो जाती है, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि साधारण बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। अब जीवन बीमा में देखें, जीवन बीमा में ऐसा नहीं है कि कभी चोट लग गई तो पैसा मिलेगा, कभी एक ही बार पैसा मिलेगा। वो कब मिलेगा, या तो परिपक्वता पे या डेथ क्लेम पे, ठीक है। तो अगर हम परिपक्वता, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, मेन डेथ क्लेम वाली बात है। कोई मर गया तो पहले दिन से उसका प्राइस तय है
कितना मिलेगा? बीमा धन। पांच लाख का मान लीजिए बीमा कराया था, तो 5 लाख बीमा धन हो गया। तो बीमा कंपनी ने पहले दिन ही तय कर दिया था कि जब भी कभी ये आदमी मरेगा तो हम इसको 5 लाख रुपए देंगे। ये नहीं कहा कि पूछ के आइए कितने की क्षति हुई है फिर उतना पैसा देंगे, है ना। जैसे ही मरा तुरंत बता दिया कि भाई ये तो पहले से दिन से तय था कि आपका बीमा धन है 5 लाख, मरने पे 5 लाख मिलेगा। तो जीवन बीमा के मामले में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अरे बात समझ में, यहां पर जितने की क्षति हुई है उतने की पूर्ति कर देंगे, यहां उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको थोड़ा एक तरीके से और समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीना 5 लाख रुपए कमाता है, साल में कितना कमाएगा? 60 लाख रुपए। और अगर वो 10-20 साल जिंदा रह गया तो पता नहीं कितना कमाएगा। तो उसके परिवार को वो सारा पैसा जो कि उस व्यक्ति के रहने पे आ सकता था, वो सारा ही तो नुकसान है उसका। लेकिन बीमा कंपनी कहेगी हमको कोई मतलब नहीं है, वो करोड़ कमाता था कि अरब कमाता था, हम तो उतना ही देंगे जितना बीमा धन है। अगर बीमा धन 50,000 तो 50,000 देंगे, 5 लाख है तो 5 लाख देंगे। इसीलिए जीवन बीमा के मामले में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक। अभी जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी का बीमा कराया, तो किन चीजों के लिए कराऊंगा गाड़ी का बीमा? चोरी ना चली जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आग वाग मत लग जाए, है ना। और जीवन बीमा किस लिए कराऊंगा? कि कहीं मर ना गया आदमी अचानक से। ठीक है। अभी बात बताइए, हो सकता है कि किसी ने गाड़ी खरीदी और वो इतना बढ़िया से चलाता रहा या उसकी किस्मत अच्छी रही कि जिंदगी भर गाड़ी चलाया, न चोरी हुई, न आग लगी, न एक्सीडेंट हुआ। ठीक। वैसी वैसी चलाता रहा गाड़ी, फिर 10-20-25 साल बाद उसको लगा कि मुझे इसको बेच देना चाहिए, तो उसने बेच दिया। मतलब क्या हुआ? जिस घटना के लिए उसने बीमा कराया था वो घटना घटी ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीमा गाड़ी का करा लिया मतलब वो चोरी जाएगी ही जाएगी या उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो साधारण बीमा में घटना होना निश्चित नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि आपने बीमा कराया ना, किसी ना किसी दिन तो आप, जैसे कोई अगर किसी का गाड़ी का बीमा करेगा तो ये तो नहीं कहेगा कि सर आप गाड़ी का बीमा करा लीजिए, किसी ना किसी दिन तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है, ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखिए जीवन बीमा लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, एक दिन तय है। वो घटना जिसके लिए हम बीमा करा रहे हैं वो क्या है? मृत्यु। और वो होनी तय है, पहले दिन से तय है। ठीक। कभी ना कभी वो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है ना कि जिंदगी भर जी गया और मरा ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक। तो यहां पर घटना निश्चित है ना। दोनों में अंतर समझ आया? साधारण बीमा में घटना होना निश्चित नहीं है, लेकिन जीवन बीमा में घटना होना निश्चित है ना। अभी एक आपसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती है ना, और डॉक्टर ने कह रखा है कि 2-4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, मरना तय है इसका, उसका आप बीमा करेंगी? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, है ना। बीमा उन चीजों का किया जाता है, लेकिन आप एक व्यक्ति है जो कि साधारण से घूम फिर रहा है, उसका बीमा करेंगे? करें। क्यों करेंगे? क्योंकि मरना इसका भी संभव है, संभावना बनी हुई है, लेकिन तय नहीं है। ठीक। तो हम बीमा उन चीजों को करते हैं जिनकी संभावना कम होती है,
संभावना कम और गंभीरता ज्यादा। है ना, जहां संभावना अधिक और गंभीरता भी ज्यादा है वो उसका बीमा नहीं कर सकते हम, है कि? इसीलिए जिस व्यक्ति का मरने का चांस बिल्कुल तय ही जैसा है उसका बीमा नहीं करेंगे। देखिए चांस सबका है। एक्चुअली हम मृत्यु को जोखिम क्यों बोल रहे थे देर से, वो तो पहले दिन से पता था कि मरना ही मरना है। उसकी वजह यह है कि मरना सबको पता है, लेकिन मतलब मृत्यु निश्चित है, बट उसका समय ये निश्चित नहीं है। अगर उसका समय निश्चित हो जाए ना, कि अभी मान ली कोई आदमी का तय है कि जैसे उसको 25 साल में मर जाना है उसको, तो क्या करेगा वो 24वें साल से वो छोड़ छाड़ देगा सब, कोई मतलब ही नहीं क्या करना है अब, है ना। सिर्फ 25 साल होने तक का वेट करो, है ना, और 24 साल तक तो आराम से जिएगा, 25 साल टेंशन छोड़ देगा। लेकिन चूंकि किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है तो कर क्या रहा है, वो सोचता है कि मैं कल ये कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, और मालूम पड़ा वो आज शाम को ही मर गया। वो तो समय निश्चित नहीं होना ये सबसे खतरनाक है। अदरवाइज वो क्या करता कि भाई देखो मैं तो परसों तो जिंदा नहीं रहूँगा मैं तो, है ना, तो ये काम मैं कर देता हूँ, बाकी ये इसको देख लेना, इसको देख लेना, ऐसा कुछ करता हो। तो इसीलिए समय निश्चित नहीं होना सबसे खतरनाक बात है इसमें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हमने हिस्ट्री की बात करी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बीमा का एक तरीके से बीमा होता था, फिर धीरे 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 कंपनी के रूप में बीमा कंपनियां काम करने लग गई, है ना, और सभी देशों में लगभग काम करती रही होंगी। हम अपने देश की बात करें तो स्वतंत्रता के पहले भी बहुत सारी बीमा कंपनियां काम करती थी, लेकिन उनका दिक्कत क्या था कि एक तो वो सभी लोग का बीमा नहीं करती थी, और अगर कर भी देती थी तो वो करती ये थी कि क्लेम देने में प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें। तो उसको देखते हुए स्वतंत्रता के बाद 1 सितंबर 1956 को बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, और सारी कंपनियों को मिला जुला के एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया भारतीय जीवन बीमा निगम। इसको हम LIC ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 सितंबर 1956 को, और सारी कंपनियों को मिला जुला के एक कंपनी बनाई जिसका नाम LIC ऑफ इंडिया। 1956 से लेके सन 2000 तक यही बीमा कंपनी बीमा करने का काम करती रही, लेकिन बाद के समयों में ये महसूस किया गया कि जितने लोगों तक बीमे का लाभ मिलना चाहिए, है ना, उतना नहीं मिला। या ये कह लीजिए कि 100 करोड़ की आबादी में 12-15% या कुछ ऐसा, इतने ही लोगों का बीमा हुआ। मतलब कि बहुत सारी संभावनाएं हैं बिजनेस की, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक लाभ मिले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि और प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर काम करने की अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन उसका एक तरीका ये था कि अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर बीमा करने का काम करती है तो उसको अपना एक इंडियन पार्टनर चुनना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो तो बजाज एलायंस, ठीक, जिसमें कि बजाज इंडिया ने एलायंस बाहर की है ना। टाटा AIG, टाटा इंडियन AIG बाहर की, बिरला सन लाइफ, बिरला यहाँ की, सन लाइफ बाहर की। तो ऐसे करके 25-26 या मे बी और थोड़ी बहुत ज़्यादा आज की डेट में कंपनियां काम कर रही हैं बीमा करने का, और LIC भी काम कर रही है। लेकिन LIC एकमात्र कंपनी है जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, बाकी सब प्राइवेट कंपनीज हैं। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब एक ही मात्र कंपनी थी और वो भी भारत सरकार के अधीन, तो उसमें क्या था कि चूंकि भारत सरकार का उसमें नियंत्रण था,
तो कोई अलग से एक संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब 25-26 कंपनियां काम कर रही हैं तो देखिए, कुछ कंपनियां कुछ गलत काम भी कर सकती हैं या कुछ ग्राहकों के साथ कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो एक नियंत्रण रखना जरूरी है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया IRDAI। पहले एक्चुअली IRDA था, अभी IRDAI हो गया है ना। इसका फुल फॉर्म ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है नाम से। ये देखिए, ये इंश्योरेंस, R मतलब रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे तो भारतीय बीमा, इंश्योरेंस मतलब बीमा, रेगुलेटरी मतलब विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, अभी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि बीमा क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाने का काम है और उसके विकास के लिए काम करते है ना। तो नियम कानून बनाएगी तो उसी हिसाब से सारी बीमा कंपनियां काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि ऐसे नियम कानून बनाते कि काम ही ना हो, है ना। उसके विकास के लिए भी काम करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बीमे का लाभ पहुंच सके। इसी कानून के तहत एजेंटों की जो परीक्षा है वो IRDA कहती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के, देखिए ये कोई साबुन तेल बेचने जैसा नहीं काम है। बीमा मतलब एक लंबे समय का एक रिश्ता है, एक अनुबंध है, जिसमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसके परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का काम जो है वो एजेंट का या बीमा कंपनी का है। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो व्यक्ति बीमा करने का काम करे या कस्टमर को वो बीमा बताए, उसके पास एक न्यूनतम समझ होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। एक डॉक्टर वो हर किसी को एक ही गोली नहीं दे देता है, जिसको जो ज़रूरत है, जिसकी जो दिक्कत है उसके हिसाब से गोली देता है। ऐसे ही जब बीमा कोई व्यक्ति कराता है तो कोई ये कह सकता है कि मैं कुछ ऐसा बीमा कराना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए काम आए। कोई ये कह सकता है कि मैं अपने भविष्य की पेंशन के लिए कुछ बीमा कराना चाहता हूँ। कोई कह सकता है कि मैं अपने बच्चों की शादी के लिए बीमा कराना चाहता हूँ। तो एजेंट क्या करेगा, उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझ कर और फिर उसको एक सजेशन देगा कि सर ये वाला बीमा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ न्यूनतम उसकी वो होनी चाहिए समझ बीमे के प्रति। तो उसी के लिए IRDA कहती है कि परीक्षा आपको देनी होगी और उसको उत्तीर्ण करते हैं तभी आप बीमा करने का काम कर सकते हैं। ये इसका गठन जो हुआ IRDA का, वो सन 2000 में हुआ। ये सब आप लोगों को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म, गठन कब हुआ। लेकिन इसमें भी और ध्यान रखिए कि गठन तो 2000 में हुआ, लेकिन गठन करने का अधिनियम बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम वो कब बना, 1999 में। अंतर समझ में आया। जिस नियम के तहत इसकी स्थापना हुई या गठन हुआ, वो नियम कब बना, 1999 में। और इस संस्था का गठन कब हुआ, सन 2000 में। ये जो मैंने अभी आपको बोला कि परीक्षा देनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत अभिकर्ता, मतलब कि जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, जो कि स्वयं में अपना काम करते हैं। एक चैनल और होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कई बार बैंक्स भी बीमा का काम करते हैं, वो कारपोरेट एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, एक संस्था के रूप में वो एजेंट का काम करते हैं। व्यक्तिगत अभिकर्ता मतलब कि एक सिंगल व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है तो उसको IRDA क्या करती है, परीक्षा लेती है उसकी, और जब वो पास करता है तो उसको लाइसेंस देती है, जिसको अनुज्ञप्ति कहते हैं हिंदी में। तो वो जारी करती है, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। और देखिए, इनका एक चीज़ और भी है कि ये बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे नियम कानून इसलिए बनाते हैं कि देखिए, जो सब, जैसे कि आप सरकार का जो एक अंतिम उद्देश्य क्या है,
कि लोगों को राहत मिले, लोगों को सुविधाएं मिले। ऐसे ही IRDA का भी अंतिम उद्देश्य क्या है कि वो सारे नियम कानून व्यवस्थाएं वो ऐसी बनाती है कि पॉलिसी धारक जो बीमा करवाते हैं उनके हितों की रक्षा हो। ये मुख्य उद्देश्य है उसका। एक मिनट उठा दीजिए। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि IRDA क्या करती है, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करती है ना। तो बनी बात है कि जब बीमा लोग कराएंगे, कंपनियां काम करेंगी, तो बहुत तरह की कंप्लेंट्स भी पैदा होंगी, है ना। उसके लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली बनाना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी में कहेंगे इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, प्रबंधन प्रणाली। अभी कोई व्यक्ति शिकायत करेगा तो क्या करेगा, देखिए मान लीजिए IRDA है और इसका एक IGMS है, सपोज एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी और ऐसी बहुत सारी कंपनी, है ना। किसी व्यक्ति ने अपनी शिकायत यहां पर दर्ज की तो वो कहां दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा, है ना। IRDA ये देख सकती है, केंद्रीय सूचना भंडार काम करता है ये। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी से शिकायत की, है ना, उसने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, करते करते सालों निकाल दिए, ठीक, वो आदमी घूम ही रहा है। लेकिन जब ये केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में IGMS में दिखाई देगा तो बीमा कंपनी के सामने ये बाध्यता होगी कि भाई वो दिखाई देना बंद हो। और वो कब दिखाई देना बंद होगा, जब उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक बीमा शिकायत सूचना का एक केंद्रीय भंडार जैसा काम करता है, ठीक है। सारी कंपनियां जो है वो उनकी कंप्लेंट्स जो भी होती हैं वो यहाँ शायद दिखाई देती होंगी और वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई ये सब निगरानी की जा सकती है कम से कम। तो ये हो गया अपना IGMS। अभी और क्या क्या मंच है किसी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के। एक है उपभोक्ता फोरम, ठीक है। उपभोक्ता फोरम जो है वो यहां पर कोई व्यक्ति जो है, ऐसा कोई कोर्ट जैसा नहीं है कि आपको कोई वकील करना पड़ेगा या कुछ ऐसा, है ना। आप सिंपल अपना आवेदन दे सकते हैं, लेकिन अधिकार जो उनके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिविल कोर्ट जैसे अधिकार होते हैं। प्रक्रिया कैसी है, ऐसा नहीं कि वकील करिए, फीस जमा करिए, वो कुछ नहीं। आप स्वयं अपना आवेदन दे सकती हैं, डाक से भी भेज सकते हैं उसको आवेदन को, और इनके पास सिविल कोर्ट के ही अधिकार होते हैं। अभी इसके 3 चरण है एक तरीके से, या 3 स्तर मान लीजिए। एक है जिला उपभोक्ता फोरम, दूसरा है राज्य, तीसरा है राष्ट्रीय या केंद्रीय कह भी सकती हैं उसको, है ना। अगर आपकी शिकायतें 20 लाख तक की हैं तो आप कहां दे सकते हैं, जिला में। अगर 20 लाख से 1 करोड़ है तो आप देंगे राज्य स्तर पे, और 1 करोड़ से ऊपर है तो आप देंगे केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। अभी देखिए, एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि इसका बॉस ये है और इसका बॉस ये है। इसको आपके भाषा में उसमें लिखा रहेगा कि पर्यवेक्षी अधिकार होते हैं। जिला स्तर पर पर्यवेक्षी अधिकार किसके होते हैं, राज्य के, और राज्य स्तर वाले पर पर्यवेक्षी अधिकार होते हैं केंद्रीय के या राष्ट्रीय के। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत किया, लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो आप एक स्तर पर और मतलब राज्य या केंद्रीय स्तर पर जाके और अपील कर सकते हैं।
एक और मंच है आपके पास, उसको हम कहते हैं ओम्बड्समैन, या हिंदी में कहेंगे तो लोकपाल। ठीक है, ये आपका एक्चुअली इसको हम कहें ज़्यादा अच्छा तो ये एक मध्यस्थ का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए दो लोगों में विवाद हो गया, कौन दो लोग? बीमाकर्ता और बीमा धारक। बीमाकर्ता कहता है कि आपको इस विषय में ये फैसला या ये पैसा मिलना चाहिए या ये निर्णय मानना चाहिए। बीमा धारक कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं। तो एक व्यक्ति क्या करेगा? उसका सुलह समझौता कर देगा कि भाई कि आप ये तो सही कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लीजिए, ऐसा कुछ भी। तो इसका बेसिक काम क्या है? देखिए, मध्यस्थता और सलाहकार काम करता है ये, ताकि आपसी सहमति बन सके, है ना। इनकी लिमिट अधिकतम कितनी है? 20 लाख। 20 लाख तक के ही केस ये देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जन शिकायत निवारण कानून 1998 के तहत लोकपाल का गठन हुआ है। ठीक है, उद्देश्य है लोगों की शिकायतों का निवारण। शिकायत, अब जैसे मान लीजिए इसके पास किसी ने शिकायत किया तो इनको 1 महीने के अंदर अपनी सिफारिश दे देनी चाहिए कि भाई ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, जो भी कुछ है ना। और 3 महीने के अंदर इनको फैसला दे देना होता है। अब इन्होंने फैसला दिया तो बीमा धारक को 1 माह के अंदर ये बताना पड़ता है कि मुझे ये मंजूर है कि नहीं है। आपको लिखित रूप में ही शिकायत करना होगा, है ना। और अगर मान लीजिए आपने किसी बीमा कंपनी से शिकायत की हुई है तो उन्होंने आपकी शिकायत रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, उसके 1 वर्ष के अंदर आपको करना है। ये नहीं कि आप 2-4 साल बाद घूमते फिरते आ गए कि मुझे ऐसी दिक्कत है। और कोई फीस नहीं लगती है, और सभी बीमा कंपनियों की आप शिकायतें कर सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो LIC हो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोई व्यक्ति जब वो बीमा कर्ता के पास जाता है तो क्या करता है? जोखिम का ट्रांसफर करता है ना, रिस्क ट्रांसफर। ठीक है, उसी को हम बीमा कहते हैं, बीमा हस्तांतरण, सॉरी जोखिम हस्तांतरण। तो अब एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करा लिया और बीमाकर्ता ने कहा कि सर आपका 20 साल के लिए बीमा हम कर रहे हैं और इन 20 सालों में कभी भी आपको कुछ होगा तो हम आपके परिवार को मृत्यु दावा दे देंगे, और नहीं हुआ तो मैच्योरिटी क्लेम या परिपक्वता दावा दे देंगे। लेकिन क्या ये बातें सब हवा हवाई होंगी क्या कि सर ये पैसा रख लीजिए और मेरा बीमा हो गया, वो कहेगा ठीक है जब भी कभी मरेंगे तो आपको पैसा दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। एक इसको कोई हमको किसी कागजी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, है ना, ताकि कभी भी ये नहीं हो कि अच्छा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए क्या होगा? एक संविदा, करार, अनुबंध या एग्रीमेंट। सारी बातों का मतलब एक ही है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द होगा ये संविदा। ठीक है, करार, अनुबंध, एग्रीमेंट या संविदा, ऐसा कुछ दोनों के बीच में होगा। और वो जो सारी बातें तय हुई हैं कि आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, या जो भी कुछ है, वो सारी बातें इस अनुबंध में शामिल होंगी। इसको आप ज़्यादा अच्छे समझिए कि जैसे एक ज़मीन का जो बिक्री होता है उसमें क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई ये ज़मीन का रेट ऐसा ऐसा है, इतनी ज़मीन है, टोटल इतना पैसा हुआ, अभी इतना दे रहे हैं, इतने महीने के अंदर इतना दे देंगे, नहीं दे पाए तो पैसा जब्त। ऐसी कुछ बनाते हैं। सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, कब क्या करेंगे, कैसा करना है, कितना करना है, नहीं करने पे क्या होगा, यही बात। अच्छा, उस पर भी मान लीजिए कोई व्यक्ति सब कुछ कर देता है, शुरू में ही पैसा दे दिया, बाद का ही पैसा दे दिया, और उसके बाद वो जो जिसने ज़मीन बेची अपनी, वो कहता है कि नहीं ये मेरी ही ज़मीन है, विवाद पैदा करता है। तो उस एग्रीमेंट को या उस रजिस्ट्री को वो व्यक्ति अगर कोर्ट में लेके जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये कानूनी संविदा, करार, अनुबंध या एग्रीमेंट इसके पास है ना। ऐसे ही जो बीमा होता है, आपके घर में जो कागज पहुंचता है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी बॉन्ड, है ना, वो इस अनुबंध का प्रमाण है। आप दिखाते हैं कि सर ये देखिए मैंने बीमा कराया हुआ है, तो वो एक कानूनी दस्तावेज है। वो अगर आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि क्या लेके आ गए, आप उसको मानते हैं उसको।
ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे अगर बच्चे हैं, हम बच्चों का बीमा करते हैं, लेकिन बच्चे स्वयं अपना बीमा नहीं करा सकते, उनकी जगह उनका बीमा कौन कराएगा? उसके पालक कराएंगे, है ना। तो नाबालिग व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। जब मैंने आपको समझाया था कि बीमा धारक और बीमाकर्ता, इन दोनों के बीच में अनुबंध हो गया, इसने अपना जोखिम हस्तांतरित कर दिया, है ना। लेकिन क्या बीमाकर्ता ये काम फ्री में करेगा? क्या उसको क्या मिल रहा है? नहीं, उसको क्या कहते हैं हम, जो किस्त मिल रही है उसको? शुरू में बताया था मैंने आपको, किसी बीमा के लिए जो हम राशि पटाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। बताया था। प्रीमियम के रूप में इसको एक तरह से उसकी आय जो मिल रही है ना, तो इसको एक तरह से जोखिम से सुरक्षा मिल रही है कि मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरे परिवार को दिक्कत नहीं आने वाली है, और बीमाकर्ता को इस व्यक्ति से प्रीमियम के रूप में इनकम हो रही है। तो इसका जो प्रतिफल इस अनुबंध में, देखिए जब एक एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है कि भाई मैं इस व्यक्ति की जमीन ले रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? जमीन। उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है? पैसा। ऐसे ही यहां पर बीमा धारक को क्या मिल रहा है? जोखिम से सुरक्षा। और बीमाकर्ता या बीमा कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रीमियम। तो आपको जब प्रश्न आएगा कि किसी वैध बीमा अनुबंध में या संविदा में बीमाकर्ता के लिए प्रतिफल से क्या तात्पर्य है, तो आप क्या लिखेंगी? प्रीमियम। कुछ बातें बड़ी सामान्य सी हैं, जैसे कि असत्य कथन अगर है तो अनुबंध को खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। मैंने कहा ये जमीन मेरी है, आप ले लीजिए, ठीक है, बाद में मालूम पड़ा आपकी जमीन ही नहीं है, तो फिर वो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो जाएगा। आपने बीमा कराया कभी? ठीक। या आपने कभी देखा किसी को जो बीमा करा रहा हो? देखा है ना। तो होता क्या है बीमा कराने में, अभिकर्ता या एजेंट उस व्यक्ति के घर जाता है और उससे बातचीत करता है, उसको बीमा समझाता है और उसका फॉर्म लेके आ जाता है और उसके बाद ऑफिस में जमा करके उसको रसीद दे देता है। इस पूरी प्रक्रिया में वो व्यक्ति स्वयं कभी नहीं आता है, LIC या बीमाकर्ता के ऑफिस में नहीं आता है वो। अभी आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति का हम बीमा कर रहे हैं अगर वो मर गया तो हमको उसको, उसके परिवार को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो व्यक्ति इस समय अस्पताल में है, कितना बीमार है, कि स्वस्थ है, कि घूम फिर रहा है ना, या है ही नहीं, मर ही तो नहीं चुका कहीं, ठीक। तो क्योंकि कागज ही तो लाना है, किसी का भी ले आया कागज, है ना। लेकिन तब भी हम नहीं कहते हैं कि उस व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता है, वो जो भी भिजवा रहा है हम उसके आधार पर उसका बीमा कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि अगर ये कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ तो फिर ये स्वस्थ है, ठीक। इसको हम कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। सद्भावना तो है ही और परम सद्भावना है, मतलब कि वो कह दिया कि मैं स्वस्थ हूं तो मान लिया, एक बार डॉक्टरी जांच भी नहीं कराई उसकी। जीवन बीमा में ये लागू होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी का बीमा कर रहा है ना, अगर चल रहा है, रेगुलर चला तो कोई बात नहीं, मान लीजिए बीच में ब्रेक हो गया, जब दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा तो कहेगा कि गाड़ी देखना पड़ेगा, उसका फोटो खींचना पड़ेगा और उसका चेचिस का नंबर स्क्रैच करके ही बीमा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा बीमा। आप लाख कहिए कि गाड़ी घर में रखी है, कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को सब ठीक ठाक है, आप कर दो बीमा, तो कहेगा इतना तो करना ही पड़ेगा। वो जो देख रहा है उसी को मानता है, विश्वास आपकी बातों पे नहीं कर रहा है, जो दिख रहा है उसको मान रहा है। तो क्या होता है कि परम सद्भाव का सिद्धांत साधारण बीमा में लागू नहीं होता है, जीवन बीमा में लागू होता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत साधारण बीमा में लागू होता है, जीवन बीमा में नहीं होता है। परम सद्भाव का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू होता है, साधारण बीमा में नहीं होता है। अब इसका एक मतलब और भी है, वो ये कि अगर ऐसा मैं अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहा हूं तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो मुझसे कुछ छुपाए नहीं, है ना। तो ये दोनों पे लागू होता है। बीमा कंपनी भी जो भी जानकारी कस्टमर को दे रही है प्रॉपर दे, और कस्टमर भी जो बीमा कंपनी को जानकारी दे रहा है वो भी प्रॉपर दे, ताकि दोनों के बीच में ये जो सद्भावना है ये बनी रहे।
एक शब्द आपको आएगा बीमा योग्य हित, है ना। कोई व्यक्ति बंबई में मर गया, है ना, जिसका हमने नाम सुना है या किसी तरीके से परिचित है हमारा, वो मर गया तो क्या उससे हमको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है, लेकिन क्या हमारे आर्थिक स्थिति में कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उससे मेरा कोई हित जुड़ा ही नहीं था, है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के घर के कमाने वाले सदस्य की डेथ हो जाती है तो उसके साथ उसका हित जुड़ा हुआ है, और अगर वो व्यक्ति बीमा कराता है और उस व्यक्ति को नॉमिनी रखता है जिसके साथ उसका हित जुड़ा हुआ है, तो बीमा कंपनी कहेगी बिल्कुल सही बात है कि अगर ये नहीं होंगे तो आपका परिवार दिक्कत में आ सकता है, तो इनका नॉमिनी इसी व्यक्ति को बनना चाहिए। अभी वो व्यक्ति बीमा करा रहा है और नॉमिनी कोई बहुत दूर का पता नहीं कोई सा परिचित है, उसको बना दिया, तो वहाँ पर वो गड़बड़ बात है ना। ऐसा क्यों कर रहा है? वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए बीमा कराते समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, नहीं तो बीमा नहीं किया जा सकता ना। अभी एक उदाहरण समझिए इसको। मान लीजिए कोई विधवा महिला है, उसको कोई बच्चे नहीं है, ठीक, और वो अपने में भी ससुराल में या मायके में कहीं भी रह रही है, और वो अपने भाई को या भांजे को किसी को भी बना रही है। तो एक सवाल वहाँ पर ये पैदा होता है कि ये बीमा करा क्यों रही है? इसके साथ किसी का हित नहीं जुड़ा है ना, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब केस में ऐसा होगा, लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि शायद मान लीजिए इसका 10 लाख का बीमा है, किसी खराब नियत से मे बी ये लोग ही इसका कुछ अगर मर्डर कर दें या कुछ गड़बड़ कर दें ताकि हमको पैसा मिल जाए, तो एक खतरा पैदा कर रही है अपने लिए, है ना। तो ये एक बात है कि बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होना चाहिए, ठीक है। साधारण बीमा में भी होना चाहिए, लेकिन साधारण बीमा में बीमा कराते समय और दावा करते समय दोनों समय होना चाहिए, जबकि जीवन बीमा में सिर्फ बीमा कराते समय होना चाहिए। ये याद रखना है अपने को। मित्र के जीवन पे बीमा योग्य हित नहीं होता है। कोई दो दोस्त हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा मरे, है ना, लेकिन वो कहेगा कि मैं बीमा कराता हूँ और अपना नॉमिनी इसको बनाना चाहता हूँ, तो ये गलत बात है, क्योंकि उन दोनों का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो बीमा अनुबंध होते हैं, जो उसमें अच्छी बातें क्या है या बीमा में अच्छी बात क्या है ना। तो पहली बात कि ये एक सुरक्षित, आप जमा कर रहे हैं पैसा, तो चूंकि एक विधिवत संस्था एक चल रही है तो उसमें पैसा सुरक्षित रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि पैसा डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा। बचत अनुशासन को बढ़ावा देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप बैंक में पैसा बचा रहे हैं या घर में बचा रहे हैं, तो कई बार क्या होगा कि अभी आज तो ज़रूरत ये वाली है तो नहीं जमा करते हैं पैसा, कल देखेंगे, है ना, या अगले महीने देखेंगे, और करते करते ऐसा होता है कि जो जमा रहता है उसको भी हम निकाल के खर्च कर देते हैं। बचाते तो हैं, लेकिन एक तो अनुशासित तरीके से नहीं बचाते हैं, और दूसरा कि जो बचाया उसको किसी दिन मन आया कि आज कुछ ये खरीदना है तो हमने निकाला पैसा और खरीद लिया उसको। तो बीमा में ऐसा नहीं होता है, आपको जमा करना है मतलब करना है, निकालने में भी चूँकि टाइम लगता है, और ऊपर से क्या होता है कि जो चीज़ आपकी जेब में पैसा है तो आप उसको पहले खर्च करोगे, बजाय कि कहीं से ला के फिर उसको खर्च करो। जो लोग गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग बीमा कराएं, और इसीलिए जो लोग बीमा कराते हैं तो उसके एवज में जो प्रीमियम भरते हैं उस पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, आयकर में लाभ भी होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ बैंक से कर्ज वर्ज लिया हुआ है तो वो क्या करेगी कि उसकी संपत्ति जितनी होगी उसको जब्त कर लेगी, लेकिन बीमा पॉलिसी को नहीं करती है जनरली जब्त, तो ऋण दावों से सुरक्षित होती है ये पॉलिसी। हानि क्या होता है कि जैसे बैंक में है ना, बैंक में आप जैसे पैसे जमा कर रही हैं, ब्याज दर बढ़ रही हो, जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिल रहा है। कुछ मामलों में बीमा कंपनियों के शुरुआती खर्चे ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड देना है, एजेंट से कमीशन या कुछ और बातें, या ऑफिस के खर्चे। तो इसीलिए क्या होता है कि शुरुआती वर्षों में जब बीमा आप शुरू करते हैं उस समय जो आप पैसा देते हैं
वो अधिकांश जो है लागत में चला जाता है, बीमे की लागत में, तो उसका लाभ आपको कम मिलता है। तो शुरुआती वर्षों में कम संचय होता है आपका पैसा, ठीक, और कम प्रतिफल। अब ये एग्जैक्टली इसको नहीं कह सकते हम, लेकिन चलिए एक लोगों के दिमाग में रहता है कि पैसा कम मिलता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा जाता सभी केसेस में। जीवन बीमा आश्वासन, ये याद रखना है। जीवन बीमा जो है वो आश्वासन या एश्योरेंस के अनुबंध है। और साधारण बीमा क्षतिपूर्ति के अनुबंध है। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि आश्वासन या एश्योरेंस के अनुबंध या बीमा में क्या होता है कि पहले दिन से तय है। आश्वासन के अनुबंध में देय लाभ पहले दिन से तय होता है कि मरेगा तो 5 लाख मिलेगा या बीमा धन मिलेगा, ठीक है। जबकि साधारण बीमा में क्षतिपूर्ति की जाती है, जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर देंगे। जीवन बीमा में जो घटना जिसके लिए बीमा कराया गया है वो होना निश्चित है, जबकि साधारण बीमा में निश्चित नहीं होता है। जीवन बीमा में उस घटना घटने की संभावना समय के साथ बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का है तो अभी वो यंग है एक तरीके से, जब 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, बीमारियां घेरेंगी, तो समय के साथ उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोई गाड़ी कोई व्यक्ति चला रहा है, उसको 10 साल हो गया इसलिए अब एक्सीडेंट होना तय है? ऐसा नहीं है ना। तो समय के साथ वो घटने की संभावना बढ़ती नहीं है। किसमें? साधारण बीमा में। सामान्य लोगों द्वारा जो जोखिम का सामना किया जाता है वो कौन कौन से जोखिम है? एक तो अतिशीघ्र मृत्यु, कभी भी मर गया, और दूसरा लंबा जीवित रहना। देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति 80-90 साल का है तो क्या हो जाएगा, वो लोगों पर निर्भर है और जीवित तो है लेकिन उसका जीना बड़ा कठिन है, आय भी नहीं है, लोगों पर निर्भर है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी तो दिक्कतें पैदा होती हैं। और तीसरा जो है विकलांगता के साथ जीवित रहना, ठीक है। ये तीनों ही जो सामान्य लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम हैं। इसके बाद हम आते हैं वित्तीय नियोजन पे। ठीक, वित्तीय नियोजन क्या है बताइए। अभी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को ना अपने लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना। उसने कुछ अपने दिमाग में रख लिया है, तय कर लिया है। अब वो क्या करेगा कि उसी हिसाब से वो, अगर कमिटेड व्यक्ति होगा, कुछ लोग सपने देखेंगे और भूल जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे और उसको पूरा करने में लग जाएंगे। तो अगर वो दूसरी टाइप वाला व्यक्ति है तो क्या करेगा कि सपना देखा और भगवान की दया से वैसे ही कुछ कुछ होता भी चला गया, तो जीवन के लक्ष्य को पहचान कर कि मुझे भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे आज से 20 साल बाद, है ना, मेरा ये करने का सपना है मेरा, उसके लिए मुझे आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो जीवन को, लक्ष्य को पहचान कर और धन का उचित प्रबंधन आज से ही करना, ये कहलाता है वित्तीय नियोजन। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पैसा आया खर्च हो गया। तो पहली चीज क्या होगी इसमें, देखिए कि मेरे पास एग्जैक्टली आ कितना रहा है, मतलब कि वर्तमान वित्तीय स्थिति का विश्लेषण क्या है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं आगे की प्लानिंग बनाऊंगा मैं। दूसरा है कि आप आजकल चूंकि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट से आदमी देख सकता है क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या खराबी है ना। तो निर्णय लेने में वो आसानी होती है। अब कोई कहेगा कि इसको चलो रुक के करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जैसे ही आपका नौकरी लगा तो आपको उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए था कि अब मैं ये काम मुझे करना है या इस ढंग से पैसे को मुझे बचाने का है। कई बार देखिए एक चीज़ ये होती है कि किसी व्यक्ति ने, आपने कई बार सुना होगा कि भाई हमारे ज़माने में तो 10 रुपये में पूरा घर चल जाता था और आज 10 रुपये में एक चाय भी नहीं मिलती। ये क्या हुआ, देखिए रुपए का अवमूल्यन हो गया एक तरीके से। मतलब कि उस 10 रुपये की जो कीमत उस समय हुआ करती थी या उसका जो उसमें वजन जो होता था वो आज नहीं है उतना ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय के साथ माल और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
पहले किसी ट्रेन का किराया हो सकता है 10 रुपये रहा हो, है ना, आज प्लेटफॉर्म टिकट का किराया 10 रुपये है। और अब उस जिस जर्नी को हम 10 रुपये में करते थे वो हो सकता है 1000 रुपये में हो रही हो। तो समय के साथ कीमतों में वृद्धि होती है, इसीलिए हमको लगता है कि इस पैसे की कीमत में गिरावट हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, याद रखना है आपको, मुद्रास्फीति, है ना, रुपए के मूल्य में कमी। ठीक, अब इसका एक जो खराब प्रभाव या जो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है ना, वो किस बात पे है कि भाई मैंने सोचा कि मैं आज मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरे को 10 साल बाद ये 2-2.25 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, लेकिन इन 10 सालों में जो रुपए के मूल्य में जो कमी आई, उससे क्या हुआ कि मिला तो मुझे 2 लाख रुपए, लेकिन जो चीज़ें मैं आज 1 लाख में कर सकता था वो उस दिन 2 लाख में भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो कीमतों में वृद्धि हो गई, रुपए के मूल्य में कमी हो गई। ये मुद्रास्फीति है। ठीक, जोखिम सहिष्णुता, मतलब कि ठीक है ना, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है पैसा बढ़ भी जाए, हो सकता है डूब भी जाए। कहता कोई दिक्कत नहीं, मैं जोखिम लेने को तैयार हूं। इसको क्या कहेंगे, जोखिम सहिष्णुता। ठीक है, चलिए, अभी मैंने आपसे पूछा था कि बीमा आपने कभी किसी को कराते देखा है, जैसे मान लीजिए, है ना, तो आपने बताया हाँ देखा है। होता क्या है कि कोई एजेंट उस व्यक्ति के पास जाता है और कुछ ऐसा लीफलेट, जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, जिसमें कि उस योजना के बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं। एक्चुअली आजकल तो ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी कभार रहता है। तो वो एक तरह से बीमा कंपनी के द्वारा जारी किया गया औपचारिक कानूनी दस्तावेज। जैसा क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी लीफलेट को देख के, है ना, या प्रोस्पेक्टस, उसको क्या कहलाता है, विवरणिका या प्रोस्पेक्टस। ये क्या है, जो योजनाएं होती है ना कि सर ये देखिए ये एक योजना है, इसके बारे में इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ये बीमा कंपनियां जारी करती हैं। और औपचारिक कानूनी दस्तावेज हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि उसमें जो जो भी बातें लिखी हुई हैं वो कस्टमर क्या मान रहा है ये सब सच है। और कभी भी बीमा कंपनी ये नहीं कहेगी कि नहीं उसमें तो हमने गलती से लिख दिया था, ऐसा जो लिखा है वो सच है, वो है ना। तो उस योजना के बारे में जानने के लिए कस्टमर उसको अगर पढ़ता है तो वो उसको समझ सकता है, और जो समझेगा उसको सही मानेगा, है ना। अभी क्या हुआ कि चलिए एजेंट गया किसी कस्टमर के पास, उसने उसको विवरणिका या प्रोस्पेक्टस दिखाया और उस योजना के बारे में समझाया उसको, है ना। अब वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, एजेंट उसके पास गया, समझा दिया उसको योजना, है ना। उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है मैं ये लेना चाहता हूं। तो उसका क्या करेगा, वो एक प्रस्ताव पत्र, या कहेंगे इंग्लिश में प्रपोजल फॉर्म, ये भरेगा, जिसमें कि उसकी सारी जानकारियां होंगी, नाम, गांव, अता पता, क्या करता है, कहां तक पढ़ा है, ऐसी बहुत सारी बातें। और फिर ये इसको यहां पर ऑफिस में लेके आएंगे, एजेंट ऑफिस में लेके आएगा। इसके साथ में चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ लेके आएगा, फिर यहाँ पर बीमांकक, या इंग्लिश में कहेंगे तो अंडर राइटर। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जीवन बीमा के मामले में परम सद्भाव का सिद्धांत लागू होता है। तो प्रस्ताव पत्र में जो भी जानकारियां दी हुई होती हैं उसके आधार पर बीमांकक या अंडर राइटर, ये कौन होता है, बीमा कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी होता है, जो कि प्रस्ताव पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर यह तय करता है कि इसका बीमा करें या ना करें। ठीक, अब जब वो ये तय कर रहा है कि बीमा करें या ना करें, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो कर रहा है जोखिम का आकलन कर रहा है वो।
और जोखिम का आकलन से क्या मतलब हो गया कि मरेगा कि नहीं मरेगा, यही तो जोखिम है। बीमा कंपनी नहीं चाहती है कोई व्यक्ति मरे, क्योंकि अगर मरेगी तो डेथ क्लेम देना पड़ेगा, है ना, और साथ ही साथ उस व्यक्ति से जो प्रीमियम मिल रहा था वो आना बंद हो जाएगा। तो ये क्या जानना चाहेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में जोखिम कितना है या मरने के चांसेस कितने हैं। तो कैसे जानेगा उसको? जान नहीं सकता। अगर जान ही लेता तो फिर तो बीमा ही नहीं करता उसका जो मरने वाला है ना। सिर्फ ये कहना चाहता है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे कि इस व्यक्ति के जीवन में जोखिम बढ़ रहा है और जिससे कि सामान्य है ना। तो क्या क्या तरीके हैं उसको जानने के, बताइए। यस, सबसे पहला आयु। जैसे वो कहता है वो उसकी उम्र 30 साल है तो कहता है कि हाँ अभी शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे ही कहता है 70 साल है तो लगता है कि कुछ ना कुछ अब एक आधा ऑपरेशन हो चुका होगा इसका, है ना। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि 30 साल वाला बाद में मरेगा। मरने को 30 साल वाला बाद में पहले मर सकता है, 70 वाला बाद में मरेगा, लेकिन एक सामान्य जो अनुमान हम लगाते हैं। और बताइए क्या हो सकता है? दूसरा है करता क्या है। मौत एक कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, या पायलट है एरोप्लेन उड़ाता है, या किसी खजाने में मजदूर है। इस सारे लोग के जीवन में जोखिम ज़्यादा है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऑफिस में बैठ के कुछ कंप्यूटर चलाता है, ये जीवन में उसके जोखिम कम है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, व्यवसाय। तीसरा स्वास्थ्य। इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी का 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है तो तीसरा आएगा तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। या फिर किसी का ब्रेन का ऑपरेशन हो गया है, ये हो गई जो कि बीमारियों वाली हम बात करें जिनकी। और कई लोग ऐसे होंगे जो कि मान लीजिए जिसका बचपन से ही पाँव नहीं है, एक है ना विकलांग है या कुछ भी ऐसा, तो इनका जोखिम जो होगा वो सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये भी हो गया। चौथा और पांचवा, ये दोनों थोड़े से अप्रत्यक्ष कारण हैं, शिक्षा और आय। ये भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा और उसके सामने कुछ जोखिम आता है तो उसमें क्या करेगा? वो कुछ उल्टे सीधे तरीके नहीं अपनाएगा। वो मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, तो अब वो कैंसर हो गया तो वो जो है कोई जड़ी बूटी खा के और उसको सोच रहा है कि वो ठीक हो जाएगा, तो उससे होगा ये कि 90% चांस है कि नहीं ठीक होगा और वो उल्टा बढ़ और जाएगा, है ना। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा हम मानते हैं, कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा कि उसका तरीके से जांच कराएगा, फॉलोअप करेगा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेगा। और आय, अगर शिक्षित तो है लेकिन पैसा नहीं कमाता है, अब किसी बीमारी में मालूम पड़ा उसको 5 लाख रुपए लगने वाला है और उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो जो भी संभव इलाज हो सके वही कराएगा। वो उस इलाज के लिए नहीं जाएगा जो कि बेहतर इलाज हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो जोखिम आया उसमें और बढ़ोतरी हो गई। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कि बीमांकक या अंडरराइटर ये समझने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में जोखिम कितना है, या ज़्यादा या कम तो नहीं है जैसा भी। उसके बाद क्या होगा कि कुछ चीज़, हाँ ये सारी चीज़ें किस में लिखी रहती हैं? प्रस्ताव पत्र में। और ये कहलाते हैं सारभूत तथ्य। क्यों सारभूत तथ्य कहलाते हैं? ये मटेरियल फैक्ट्स हैं, ये जरूरी फैक्ट्स हैं। ये जाने बिना, अगर देखिए कोई व्यक्ति अपनी आयु, उसकी आयु है 55 साल और वो कुछ धोखे से एक ऐसा मार्कशीट बना के दे देता है जिसमें कि उसकी उम्र दिख रही है 25 साल, तो क्या हुआ? देखिए अगर 55 साल की उम्र इसको पता होती तो शायद वाला बीमा इसको वो नहीं देता, लेकिन चूंकि 25 साल दिखी, छुपाया गया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? जो बीमांकक का जो निर्णय है बीमा देने का या जोखिम आकलन का, वो पूरा उल्टा हो गया वो। इसीलिए हम कहते हैं कि इससे जोखिम के आकलन में या बीमा देने या न देने के निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। ये सारे तथ्य सारभूत तथ्य कहलाते हैं, है ना। अब मान लीजिए इसके साथ ही साथ प्रस्ताव पत्र में और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं, जैसे कि नाम, पता, नॉमिनी का नाम, ऐसा कुछ भी, जन्म स्थान वगैरह। ये सारी बातें सामान्य तथ्य कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इससे जोखिम के आकलन के निर्णय पर असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी ने गली नंबर 4 की बजाय गली नंबर 5 लिख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जल्दी मरेगा या बाद में मरेगा वो। तो ये सारी ही बातें प्रस्ताव पत्र में शामिल होती हैं, ठीक है। और
इन्हीं सारभूत तथ्यों को छुपाना नहीं है। परम सद्भाव के सिद्धांत के तहत ये जो सारभूत तथ्य आप अगर इनको छुपा रहे हैं तो मतलब आप उस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ प्रस्ताव पत्र के साथ आपको देना होता है आयु प्रमाण पत्र। क्या क्या हो सकते हैं बताइए? आयु का प्रमाण हमको देना है, साथ में क्या क्या दे सकते हैं हम? और स्कूल का मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी है ना। देखिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम इसको देखते हैं। ये हम कहलाते हैं मानक आयु प्रमाण पत्र। ठीक है, मानक है स्टैंडर्ड एज प्रूफ, और ये कहलाएंगे अमानक। क्यों कहलाएंगे अमानक? आपने वोटर कार्ड में देखा होगा ऐसा लिखा रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ ही गोल है, और जो ईयर भी लिखा हुआ है उसका भी भरोसा नहीं कि सही है कि नहीं है। राशन कार्ड में कैसा लिखा रहेगा? रमेश 33 साल का है ना, उसकी वाइफ जो है 30 साल की। अब वो कब 30 साल की थी, वो राशन कार्ड कब बना, है ना, और डेट ऑफ बर्थ का तो सवाल ही नहीं होता है। तो जो विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं मानक आयु प्रमाण पत्र। जो जिनकी वैधता निश्चित नहीं है या उसको हम विश्वसनीय नहीं मान सकते वो कहलाते हैं अमानक। ओके, जन्म कुंडली भी इसमें एक अमानक में ही आती है ना, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसके बाद ये हो गया आयु का दस्तावेज। इसके साथ आपको देना होता है केवाईसी। केवाईसी मतलब क्या हुआ? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। आप ये बैंक में भी कई बार देखते होंगे। क्या होता है इसमें? कैसे जानेंगे ग्राहक को? एक तो वो दिखता कैसा है ना, मतलब कि अगर इस व्यक्ति की फोटो ये है तो इसका नाम क्या है, ये कहला जाएगा फोटो आईडी। और जिसका ये नाम है वो रहता कहां पर है तो क्या कहला जाएगा? एड्रेस आईडी। तो ये दो चीजों से हम उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो ये दिखता कैसा है, जो दिखता ऐसा है उसका नाम क्या है, और जिसका नाम ये हो रहता कहां पर है। अब ये केवाईसी में क्या क्या हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो उसमें फोटो भी है, नाम भी है, पता भी है। वोटर कार्ड में फोटो भी है, नाम भी है, पता भी है। वोटर कार्ड एज प्रूफ नहीं हो सकता है मानक, लेकिन केवाईसी हो सकता है। आधार कार्ड एज प्रूफ भी हो सकता है और केवाईसी भी हो सकता है। जन्म कुंडली केवाईसी नहीं हो सकता, उसमें पता होता नहीं होता ना फोटो होती है उसमें। ठीक, जब मैंने कहा आपको कि बीमांकक क्या करता है, प्रस्ताव पत्र में दिए गए आधार पर जोखिम का आकलन करता है, तो ये सारे केस में सच बात नहीं है। देखिए कुछ केसेस ऐसे हैं, हम अधिकांश केसेस में क्या करते हैं कि ये मानते हैं कि भाई ये व्यक्ति स्वस्थ है ना, तो हम उसका ऐसे ही बीमा कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें कि बड़े बीमा धन लिए जा रहे हैं या उस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका मेडिकल जांच भी कराते हैं। ठीक, उसको हम कहते हैं चिकित्सा परीक्षक रिपोर्ट। इसमें क्या क्या रहेगा? ऊंचाई, वजन और बीपी और पल्स। ब्लड प्रेशर नापेगा, पल्स नापेगा और हाइट वेट नापेगा। ये सामान्य रिपोर्ट आपको बता रहा हूं मैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी टेस्ट करा सकता है बीमांकक, चाहे तो, जरूरी नहीं है ना। तो चिकित्सा परीक्षक रिपोर्ट में ऊंचाई, वजन, बीपी और पल्स ये शामिल रहता है। साथ ही साथ जब प्रस्ताव पत्र आता है तो प्रस्ताव पत्र में जो कस्टमर है वो तो अपनी जानकारियां पूरी दे ही रहा है ना, लेकिन एक एजेंट की अभिकर्ता रिपोर्ट भी लगती है।
अब अभिकर्ता रिपोर्ट क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर वो व्यक्ति बीमा करा रहा है तो हो सकता है वो LIC ऑफिस या बीमाकर्ता के ऑफिस आए ही नहीं, है ना। लेकिन अभिकर्ता एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है या एजेंट वो व्यक्ति होता है जिसने उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देखा होता है। कभी कोई एजेंट ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं तो उससे मिला ही नहीं कभी भी और बीमा भी हो गया, है ना। ऐसा नहीं, जब तक देखेगा नहीं तब तक उसका बीमा नहीं करना चाहिए, ना होता है। तो अभिकर्ता की रिपोर्ट भी अलग से बीमाकर्ता देखता है या बीमांकक देखता है। और अभिकर्ता अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है कि मैंने इससे सारा डिस्कशन किया हुआ है, ये व्यक्ति 50 साल का ही दिखता है। ऐसा नहीं कि ये लिखा 50 साल है, दिखता 70 साल का है। साथ ही साथ मैंने इससे परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी चर्चा की हुई है, जो इसने पुरानी पॉलिसियाँ ली थी उसके बारे में भी चर्चा की है, ये जो करता है उसके बारे में भी मैंने जानकारी पता की है। मतलब कि हम उस व्यक्ति के बारे में एजेंट से अलग से पूछते हैं कि भाई जो आप जानते हैं उसके बारे में वो भी बताइए हमको। और अगर कहीं कुछ मिसमैच होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई झूठ बोल रहा है ना। तो ये साथ में ये भी लगता है। इसके साथ में हम कुछ दस्तावेज और मांगते हैं, उसको हम कहते हैं AML दस्तावेज। AML दस्तावेज क्या हो गया? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय, है ना। अब धन मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है उसको समझ लें, या धन शोधन। तो एक्चुअली मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कुछ गलत काम किए हुए हैं, कहीं चोरी की या कुछ किया, और उससे वो बहुत सारा पैसा वो लेके आया। अब उसको बैंक में जमा करना चाहता है या किसी संस्था में निवेश करना चाहता है। तो बैंक वाले क्या कहेंगे कि अच्छा ये कहाँ से आया आपके पास पैसा? तो बोला मेरे घर में रखा हुआ था। बोले हम नहीं लेंगे। 50,000 से ऊपर अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड चाहिए। 1 लाख से ऊपर जमा करना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। और वो कहता है कि नहीं सर मैंने ज़मीन बेची थी। तो बोलेंगे ठीक है आप रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी ले आइए, है ना। तो वो प्रूफ जानना चाहेंगे पैसा कहाँ से आया, ताकि गलत ढंग से या गलत स्रोत से कमाए गए पैसे को किसी संस्था में निवेश करके वो शोधन, मतलब उसको शुद्ध कर रहा है ना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन, मतलब गलत ढंग से पैसा कमाया उसको जमा करना चाहता है बैंक में या किसी संस्था में। उसको रोकने के लिए वो पैन कार्ड मांगेगा, इनकम प्रूफ मांगेगा, और नहीं देगा जमा भी नहीं करेगा। तो इसके रोकने के जो उपाय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये लाइए वो लाइए, है ना, चेक से पेमेंट करिए, पैन कार्ड लगाइए, ये सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं। अभी देखिए क्या हुआ कि चलिए प्रस्ताव पत्र आ गया, KYC AML और सारे आयु के दस्तावेज लग गए, बीमांकक ने चिकित्सा रिपोर्ट भी देख ली अगर देखनी थी तो, और सारा कुछ देखते हुए उसको निर्णय लिया कि हाँ ये ठीक है, इसका बीमा कर सकते हैं हम। तो क्या होगा? प्रस्ताव पत्र और जो भी प्रीमियम तय होगा, जो कुछ तय होगा वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो जमा किया जाएगा। और जैसे ही जमा करते हैं तो एक रसीद छपती है, उसका नाम होता है FPR। इंग्लिश में कहेंगे तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, या हिंदी में कहेंगे तो प्रथम प्रीमियम रसीद। ठीक, जैसे ही प्रथम प्रीमियम रसीद छपती है, पहली बार उस व्यक्ति का पॉलिसी नंबर लिख के आता है और वो व्यक्ति बन जाता है उस कंपनी का या बीमाकर्ता का पॉलिसी धारक। और जैसे ही वो पॉलिसी धारक बन जाता है, उसके बाद अगर वो मरता है तो बीमा कंपनी को उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो आपका जो एक प्रश्न आता है कि किसी व्यक्ति का जोखिम प्रारंभ होता है, वो कब होता है? FPR छपने के तुरंत बाद। अगर 3 बजे किसी की रसीद छपी, 3:30 बजे मर गया, तो बीमा कंपनी उसको पैसा देगी। बीमा संविदा या बीमा अनुबंध का आधार क्या होता है? किस आधार पर बीमा होता है? है ना, उसी को देख के ही तुम
स्वीकार किए उसका बीमा, है ना। और बीमा हो गया है इस बात का प्रमाण क्या होता है? जो दस्तावेज घर में आता है, पॉलिसी बॉन्ड। बीमा अनुबंध का प्रमाण क्या है? पॉलिसी दस्तावेज। बीमा अनुबंध का आधार क्या है? प्रस्ताव पत्र। और बीमा जोखिम शुरू होने, जोखिम जो है एफपीआर के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अभी हमने बीमा हो गया उस व्यक्ति का। अब वो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए किसी का 3 महीने का तय हुआ कि 3-3 महीने में जमा करेगा, या 6 महीने या साल भर, तो वो जब आएगा 3 महीने या 6 महीने या साल भर में, तो उस समय जो रसीद जारी होती है वो क्या कहलाती है? रिन्यूअल प्रीमियम रिसीप्ट, आरपीआर, या नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। पॉलिसी बॉन्ड जो होता है, आपको प्रश्न आएगा कि किसी व्यक्ति का जोखिम प्रारंभ होता है पॉलिसी दस्तावेज मिलने के बाद, एफपीआर छपने के बाद, तो या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी। पॉलिसी दस्तावेज तो एक बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि वो छपेगा, फिर उसके घर पहुंचेगा, कई बार नहीं भी पहुंचता है, लेकिन उससे जोखिम का कोई लेना देना नहीं। जोखिम तो पॉलिसी धारक बना, पॉलिसी नंबर आया और रसीद छपी, एफपीआर, तो जोखिम प्रारंभ हो गया। कानूनी चूंकि दस्तावेज वो होना चाहिए आपके पास, इसलिए वो बाद में आएगा, तो लेकिन उससे जोखिम को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिर्फ एक प्रमाण है ना। अब हम समझ लें कि उसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला कहलाएगा आपका पॉलिसी अनुसूची। इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें आपको सिंपल बीमा योजना, नाम, पता, कितने साल के लिए बीमा किया गया है, प्रीमियम क्या है, ये सब। दूसरा हिस्सा जो उसके स्टैंडर्ड वो सब हैं, नियम कानून, मानक प्रावधान, है ना। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं हैं आपको, क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। और आत्महत्या का खंड, अगर आत्महत्या कोई करता है व्यक्ति 365 दिन के अंदर बीमा लेने से उसको पैसा नहीं मिलता है, 365 दिन के बाद करता है तो मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां वो सारी रहेंगी। फिर अंत में रहेगा विशिष्ट प्रावधान। विशिष्ट प्रावधान जो होते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति या उसके किसी विशेष बीमा के लिए होंगे। जैसे कि अगर किसी गर्भवती महिला का बीमा कर रहे हैं तो हम उसमें एक ऐसा लिख देंगे कि भाई अगर गर्भावस्था के कारण मृत्यु होती है तो हम पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड नहीं है, सबके लिए लागू नहीं है, ये विशिष्ट है, उस स्पेसिफिक बीमे के लिए ये चीज़ लिखी जा रही है। तो ऐसा करके 3 हिस्से होते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पॉलिसी बॉन्ड मिला हुआ है और उसकी भाषा बहुत ही टिपिकल है, जो कि कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है ये, है ना। और बाद में बीमा कंपनी कह देगी कि नहीं देखिए वो लिखा हुआ था ऐसा, आपने पढ़ा नहीं या समझा नहीं। तो जटिल भाषा जो होगी वो पॉलिसी धारक के पक्ष में जाएगी। कभी विवाद होता है तो ये कहा जाएगा भाई आपने लिखा ही ऐसा, कैसे समझ में आएगा उसको, तो ये गलत है, ये जो कह रहा है उसको मिलना चाहिए, ठीक। पॉलिसी दस्तावेज जो मिलता है उसमें बीमाकर्ता के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए और स्टैंप जो कानून है उसके हिसाब से इतना, आपने देखा होगा पॉलिसी बॉन्ड में टिकट विकट लगा रहता है ना, तो वो सब लगा रहना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बीमा पॉलिसी खो गई, पॉलिसी बॉन्ड खो गया, है ना, तो वो दोबारा से आवेदन कर सकता है बीमा कंपनी में, और बीमा कंपनी बिना मूल पॉलिसी की शर्तों में बदलाव किए हुए, बात समझिए, ऐसा नहीं है कि पहले वाले में कुछ और नियम कानून थे बाद में कुछ और नियम कानून हो गए, वो एज इट इज जैसा पहले दिन था उन्हीं सारे नियम कानून के हिसाब का एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड दोबारा से जारी करेगा। शर्तें, नियम कानून परिवर्तित नहीं होंगे, अनुबंध में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी जारी हो जाएगी। आप अगर गौर करेंगी तो जब बीमा होता है तो जनरली क्या है, ऐसा मुंह जबानी बातचीत होती है, ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा कुछ भी, या
कुछ अगर रिटर्न में होता भी है तो कोई उसको ये रखता नहीं है, संभाल के याद नहीं रखता है। जब रसीद छपती है तो रसीद में क्या होता है कि सिर्फ नाम और उसका जो भी अमाउंट उसने दिया था वो जमा हुआ है कि नहीं हुआ, व्यक्ति यही चेक करता है अधिकांशतः, और पता होता ठीक है कि नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातें उसमें ऐसी लिखी होती हैं जो कि कस्टमर को समझ में भी नहीं आती हैं। तो उसने चूंकि बीमा ले लिया और वो उसको रसीद मिल गई, वो भी निश्चिंत हो गया। अब 2-3 महीने बाद अगर उसके घर में बॉन्ड पहुंचता है, उस केस में जब वो बॉन्ड को पूरा डिटेल में पढ़ता है तो वो देखता है कि इसमें तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि मुझे जब बताई गई थी तब तो नहीं बताया गया था, या ये वो चीज़ नहीं है जो कि मुझे लेनी थी। वो असंतुष्ट है उसके नियम कानून तौर तरीकों से। तो क्या करेगा, उसको जो चीज़ वो लेना चाहता था वो उसको नहीं मिली। उसको कब पता चला? पॉलिसी बॉन्ड पढ़ के, क्योंकि इसमें डिटेल में सब कुछ मिल गया उसको। तो वो क्या करेगा उसको, या क्या करना चाहेगा? हमने कोई पेन खरीदा नीले रंग का, वो घर ले गया तो देखा जाके वो लाल रंग का चल रहा है, तो क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे, वापस करेंगे, है ना। या अगर हम कहेंगे नहीं भाई हमको तो नहीं लेना, आप वापस कर लो इसको, क्योंकि जो मुझे चाहिए था ये वो है नहीं। ठीक ऐसे ही बीमा अगर कोई व्यक्ति लेता है और वो जब उसको दस्तावेज मिलता है और ये पाता है कि वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, तो क्या करेगा? उसको वापस करेगा, है ना। तो वापस करने को हमारे यहाँ भाषा में कहेंगे वो कूलिंग ऑफ करा सकता है। कूलिंग ऑफ मतलब पॉलिसी को रिटर्न करना नहीं चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हमको जो पॉलिसी चाहिए थी वो ये नहीं है, और मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन ये अब मान लीजिए किसी को पॉलिसी बॉन्ड मिला और उसने क्या किया, उसको रख दिया अपना अंदर में कहीं अलमारी में, और वो 2 साल बाद देख रहा है उसको पलट के, और फिर देखता है ये तो वो नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको बीमा पॉलिसी मिलने के 15 दिनों के अंदर उसको बीमाकर्ता के पास उसको आवेदन देना होगा, और वो फिर उसको कहेगा कि मुझे इसको कूलिंग ऑफ कराना है ना। ये जो 15 दिन का समय है ये कहलाता है फ्री लुक पीरियड, या मुक्त अभिमुख अवधि। मुक्त अभिमुख अवधि या फ्री लुक पीरियड दोनों ही एक बात है। इसको ये 15 दिनों का होता है। पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों के अंदर वो ये काम कर सकता है। लेकिन अभी एक बात बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बीमा लिया और उसको वो पसंद नहीं आया, और नहीं उसने लिया मान लीजिए जनवरी में, जनवरी 20 में उसने बीमा लिया। उसके बाद पॉलिसी बॉन्ड पहुंचा चौथे महीने में, जो कि उसने पढ़ा और उसको लगा कि मुझे इसको वापस करना है, और वो 5वें महीने की 15 तारीख को वो उसको वापस करने जा रहा था, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, और वो मर गया, और उसका बीमा था मान लीजिए 10 लाख रुपए का। तो क्या उसके परिवार वाले ये कहेंगे कि नहीं नहीं हमको तो क्लेम नहीं चाहिए, ये तो वापस करने जा रहा था? बोलेंगे ना पूरा पैसा चाहिए हमको, तो 10 लाख रुपए चाहिए, है ना। बीमा कंपनी भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो दस्तावेज या वो एप्लीकेशन जमा ही नहीं हुआ ना वो तो जब कूलिंग ऑफ होता है तो बीमा कंपनी क्या करती है, इतने दिनों का जोखिम जो उसने वहन किया कि मर जाता तो पैसा तो लेता, रिस्क कवर किया ना, तो उसका जो चार्ज होता है वो काट के ही वापस करती है पैसा, पूरा पैसा नहीं देती है। साथ ही साथ स्टाम्प छपा उसका पैसा लगा होगा, जो टिकट विकट लगती है उसका पैसा। तो सिर्फ बताने का आपको ये मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कूलिंग ऑफ कराता है तो ये नहीं कि 3000 का प्रीमियम था तो 3000 ले जाओ, हो सकता है 2500 मिले, हो सकता है 2200 मिले, जो भी मिले कट के मिलेगा।